स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्टोरेज वाटर हीटर के बारे में। तो आइए समझते हैं, जैसे हमने टैंकलेस के बारे में बात किया तो टैंक वाले का क्या फ़ायदा है तो समझते हैं। तो स्टोरेज का ये समझिए कि सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पानी जो है बहुत एनर्जी खाता है, जो कि हमने पिछली बार डिस्कस कर लिया था। बहुत ज़्यादा एनर्जी खाता है, उसका हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत एनर्जी लगेगा तब जाके उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। तो समझिए ब बम बम मात्रा में बिजली खाता है और फ्लोइंग वाटर को गर्म करने में मतलब बहुत एक्सपोनेंशियली ज़्यादा पावर देना पड़ रहा है। मतलब आपका घर को चलाने के लिए अगर स्टोरेज टैंक वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 किलोवाट काफ़ी साबित होगा। लेकिन वही चाहते हैं ऑन टैप वाला रहे या टैंकलेस रहे, उसको 5 से 8 किलोवाट तक का होना पड़ेगा। बात सही कि वो कम देर चलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइक लोड डालेगा आपके घर पे। तो ये समझिए, तो यहाँ पे ऐसा हो कैसे रहा है? तो ये हम लोग टेम्पोरल कंप्रेशन कर रहे हैं। जैसे कि जहाँ पे आप लोग सुनते हैं ना पल्स, तो हिसाब वही है कि हीटर जो है गर्म करना शुरू करता है पानी को और करते ही रहता है काफ़ी देर तक। पानी बोलता है हमें टाइम लगेगा। हम बोलते हैं ठीक है, तुमको जितना टाइम लेना है लो। तुमको 1 घंटे में होना है हो, तुमको 2 घंटे में होना हो, तुमको 4 घंटे में होना है हो, हम टाइम दे रहे हैं। टाइम देने से फ़ायदा ये होता है कि लो पावर में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और इंसुलेटेड टैंक किया जाता है। ऐसा नहीं कि टैंक कहने का सिर्फ टैंक है, इंसुलेटेड भी रहता है और अच्छे ब्रांड का अगर लीजिए तो इंसुलेशन पे भी मेहनत किया जाता है। काफ़ी थिक इंसुलेशन तक मिल सकता है, काफ़ी हाई क्वालिटी का इंसुलेशन मिल सकता है, तो काफ़ी देर तक पानी गर्म रहता है। और हॉट वाटर का लाइन निकाला जाता है जो आप पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि लार्ज बिल्डिंग में यही सूट करता है। यानी कि अगर आप एक मान लीजिए हॉस्पिटल चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं या आपका अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे अगर सब लोग वो ट्राई करना शुरू किए, क्या बोलते हैं आपका टैंकलेस वाला घर का मतलब पूरा बिल्डिंग का वायरिंग बोले भैया हमसे नहीं होगा, और अगर इतना बड़ा है कि उसमें ट्रांसफार्मर, वो ट्रांसफार्मर बोले भैया हम चलते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो टेम्पोरल कंप्रेशन दे रहा है, यानी कि रात भर में आप आराम से पानी गर्म कीजिए, दिन भर यूज़ कीजिए, फिर रात भर गर्म कीजिए। ये टेम्पोरल आपको बेनिफिट दे रहा है कि आप नहाने टाइम में कितना देर में ये टैंक को ड्रेन कर सकते हैं। मान लीजिए 20 मिनट में, तो क्या 20 मिनट में उतना पानी गर्म कर सकते हैं? नहीं, लेकिन 4 घंटे में कर सकते हैं। तो आराम से आप इसको गर्म करते रहिए, दिन में धड़-धड़ा के यूज़ कर लीजिए। ये आपको बस फ़ायदा दे रहा है कि हम रात भर चार्ज करेंगे, आप डिस्चार्ज तुरंत कर लो। और टंकी आप उस हिसाब से चुनते हो कि भैया हमको कितना बड़ा टंकी चाहिए। काफ़ी लोग का है तो 300, मतलब एक बड़ी फैमिली है तो 300 लीटर से बात स्टार्ट कीजिएगा। बहुत बड़ी फैमिली है तो 500-600 लीटर या 2-2 हज़ार लीटर तक का चला जाता है। तो स्टोरेज मिलता है हम लोग को। तो बात है कि इसमें गर्म कैसे करते हैं पानी, यहाँ पे 2 मेन तरीका आपको मिलेगा। सबसे पहला बेसिक इलेक्ट्रिकल हीटिंग एलिमेंट जो बाकी सब में भी इस्तेमाल होता है, ये आप आराम से देख सकते हैं। और ये कॉमन है, ये अभी आपके चांसेस है कि आपके घर में वही लगा हो, लेकिन अब इसका बड़ा भाई आ गया है, जिसको कहते हैं हीट पंप, यानी कि एयर कंडीशनर। जैसे मेरा ये एसी अभी यहाँ चल रहा है, मतलब ठंडा में एसी क्यों चल रहा है? वो हीट पंप है। आप लोग देखते हैं जो 5 स्टार का स्टैंप रहता है, उसमें नीचे सबसे आखिरी लाइन रहता है हीट पंप येस और नो। नहीं मतलब मेजॉरिटी लोग को नहीं पता है तो वो जनरली एसी ही खरीदते हैं। उसका अगर वाल्व एक डाल दिया जाए, जो सिर्फ़ इनपुट और आउटपुट को बदल दे कंप्रेसर का, आराम से आपका इवेपोरेटर बाहर चला जाता है और कंडेंसर अंदर आ जाता है। तो यानी कि आग अंदर आने लगती है, ठंडा बाहर जाने लगता है। तो मैं तो वही चाहता हूँ ना। तो वही समझिए हीट पंप वही है। और एसी का टेक्निकल नेम भी हीट पंप ही होता है। वो बस गर्मी एक जगह से निकाल के दूसरी जगह डाल सकता है और उसकी खासियत ये है कि ये अबव एम्बिएंट काम कर पाता है, यानी कि मतलब बिलो एम्बिएंट कर सकता है। यानी कि अगर आपका रूम है, ठीक है? रूम का एम्बिएंट टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, बाहर भी 30 डिग्री सेल्सियस, नेचर उसको बैलेंस कर देता है। हीट पंप का फ़ायदा ये है कि वो 25 मतलब आप आराम से 30 डिग्री के अंदर का हीट को खींचेगा, उसका टेम्परेचर ड्रॉप करेगा और उसे बाहर डंप कर देगा। मतलब उल्टा चलाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस जैसा कि हम यहाँ जगह गर्मी है, बाहर भी गर्मी है, हम यहाँ गर्मी कम करके बाहर और गर्मी बढ़ा देंगे, उल्टा चलता है, तभी वो इतना बिजली खाता है। तो इसे हम लोग नापते हैं सीओपी से, कोएफ़िशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस से नापा जाता है। तो अगर आप कोई भी हीटिंग एलिमेंट लेते हैं, वो 100% होगा, ठीक है? आपने उसमें 1 किलोवाट बिजली डाली, 1 किलोवाट गर्मी आपका पानी में चला गया। मान लीजिए 100% एफिशिएंट ही होता है। लेकिन अगर आप हीट पंप कर रहे हैं, तो वो बाहर से गर्मी खींचता है और आपके पानी में डाल देता है। और ये अगर सब चीज़ सही बैठा, तो आप आराम से 4 सीओपी तक जा सकते हैं। यानी कि अगर आपका कंप्रेसर 600 वाट बिजली खा रहा था, तो आपका पानी में गर्म होगा जितना 2.4 किलोवाट जितना गर्म होगा। तो यानी कि बहुत सारे लोग आजकल ये सब लगाना शुरू कर दिए। बड़े-बड़े में अगर आप बड़ा बिल्डिंग में काम कर रहे हो और ये नहीं लगा रहे, तब तो आपको पैसे से एलर्जी है। और मतलब छोटे में भी लोग अब खरीदने लगे, चाहे दिल्ली हो जाए, कहीं हो जाए, ये क्योंकि ये इतना बड़ा फ़र्क डालता है। क्योंकि 300 लीटर का इलेक्ट्रिक हीटर आता है, लेकिन वो लूट मारेगा बिजली बिल में। ये आप लोग अफ़ोर्ड कर पाते हैं।
लेकिन हाँ, दाम महँगा होता है, इसीलिए जनरली बहुत टाइम से ये आ चुका है, लेकिन जनरली बड़े कॉलोनी में, बड़ी बिल्डिंग्स में, ऑफ़िस में, आपका इसमें क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल सब में, हो रेस्टोरेंट सब में यूज़ हो रहा था। घर में अब जाके आने लगा, लेकिन अभी भी दाम बहुत ज़्यादा है। मतलब दाम ज़्यादा नहीं, मैं गरीब हूँ, तो ये समझिए। और इसका मेन वही फ़ायदा होता है कि सीओपी 4 तक जा सकता है, और इसको कुछ-कुछ केसेस में कोहैबिटेशन यूज़ किया जाता है, यानी कि जैसे मान लीजिए ये यूनिट है, ये ठंडा निकाल रहा है। पानी का गर्मी ये मतलब समझिए हवा से गर्मी खींच के पानी के अंदर डाल रहा है। पानी गर्म हो जा रहा है, लेकिन ये एरिया ठंडा कर रहा है। तो इसको कई बार बेसमेंट पर रख दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे यूनिट आते हैं जिसमें ये टैंक है, टैंक के ऊपर ही है। वो लोग बेसमेंट पर रखते हैं। ऐसा क्यों? मान लीजिए बेसमेंट में आपका इलेक्ट्रिकल कैबिनेट है, जो बहुत गर्म होता है। उसमें मान लीजिए एम्पलीफायर्स है, सिक्योरिटी सिस्टम है, बहुत चीज़ है जो गर्म होता रहता है। वो आराम से उसका गर्मी खींच लेगा। वो बोलेगा भाई कोई टेंशन नहीं है। और तब तो आपको ये सीओपी 4 से भी ज़्यादा जाने लग सकता है। वहाँ पे मान लीजिए सर्वर है, बम बम गर्मी दे रहा है। वो बोले भाई आप गर्मी फालतू का क्यों दे रहे हो? और मतलब जो मेन एसी रहेगा उसको बोले भैया तुम थोड़ा चिल रहो, हम गर्मी सोख लेते हैं पूरा। और मान लीजिए पानी पूरा गर्म हो जाता है, हो गया, कट ऑफ हो गया, तब वो मेन एसी चालू होगा। या रेस्टोरेंट के केस में होगा कि भैया आपका जो किचन है बम बम गर्म हो रहा है, खूब उसमें एसी लग रहा है, भैया उसका एसी हटाओ, ये वाला डाल दो। गर्म पानी भी निकल जाएगा, जो यूटेंसिल धोने में हर टाइम यूज होता है। और मतलब अगर ये स्टे होटल है तो उसमें तो आपका कपड़ा में धोने में भी काफ़ी बम बम मात्रा में हॉट वाटर यूज़ होता है, हर टाइम यूज़ होता है। हॉस्पिटल को तो सोचना ही नहीं। तो हॉस्पिटल क्या करेगा? हॉस्पिटल कई बार ये करते हैं कि इस तरह को बेसमेंट में जहाँ पे वो मेडिकेशन रखते हैं वहाँ रखते हैं। बोलेंगे वहाँ क्यों? बहुत सारा चेस्ट फ्रीजर में दवाई रखा जाता है। चेस्ट फ्रीजर अंदर से गर्मी निकालता है, बाहर डालता है। वो आपका बेसमेंट गर्म हो जाता है, और ये बोलेगा भैया बेसमेंट क्यों गर्म कर रहे हो? पानी गर्म करो। तो इसीलिए सीओपी 4 आपको अगर ऐसे खुला में रखते हैं तो तक 4 तक जा सकते हैं। 4 जनरली ऑप्टिमम बताया जा रहा है। रियलिस्टिकली आपको 2 या 3 मिलेगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए बाकी सब 100% है। आपका बुरा दिन में आप 300% तक जा रहे हो या 200% जा रहे हो, तो भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो वही करते हैं। तो लार्ज स्केल में अगर आप बात कर रहे हो, जहाँ पे आप 100-150 लीटर से ज़्यादा का आपका खपत है, तो ये सब का महँगा कॉस्ट, यानी कि 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया, या कुछ-कुछ केसेस में ये लोग कस्टम बनवाते हैं। बहुत सारी स्मॉल बिज़नेस जो है, दिल्ली में हो जाए, मुंबई में हो जाए, अहमदाबाद में हो जाए, ये सब आपके लिए बना देंगे कि आपको कितना चाहिए वो बना देंगे। तो यही 2 मेथड है, और बड़े स्केल पे बात ही नहीं करना है। बड़े स्केल में अगर आज आप ये इलेक्ट्रिक वाला कर रहे हैं तो आपको समझ नहीं है कि भैया इसमें कितना फ़र्क आता है। क्योंकि बड़े स्केल पे जब आप बात करते हो, इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 3 साल के अंदर होने लगता है। 5 साल तो आराम से हो जाता है कि भैया 5 साल में आपका ये जितना पैसा इसको लगा था, वो रिकवर हो चुका होगा, और ये पैसा अब इसके बाद बचाते चला जाएगा। तो मेथड ये 2 ठो है। हीट पंप, मतलब हीट पंप से ज़्यादा एफिशिएंट कुछ नहीं है, कोई और तरीका नहीं है हम लोग को पानी गर्म करने का। और मतलब आप अगर गैस लेते हैं ना, वो गैस से पावर प्लांट बिजली बनाता है, वो बिजली ट्रांसमिट करता है, ये करता है, तो भी यही ज़्यादा एफिशिएंट होगा। इतना बड़ा फ़र्क आता है। और जो लोग कोहैबिटेशन यूज़ कर लेते हैं या कोजनरेशन इस्तेमाल कर लेते हैं कि भाई कोई जगह है जो बहुत गर्मी दे रहा है, उसका गर्मी ये सोख लेता है, आराम से पानी गर्म हो रहा है। ये भी कम एनर्जी खाएगा, जो गर्मी बाहर पंप कर रहा है वो भी बम-बम रहेगा। तो मेथड है। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स का बात करते हैं, तो मैथमेटिक्स में ये समझिए कि हमेशा टंकी जितना बड़ा उतना बम बम। यानी कि अगर आपको कोई सेल कर रहा है कि देखिए भैया सर 15 लीटर का टंकी ले लीजिए, और उसी से थोड़ा दाम ज़्यादा देखिए अगर आपको मिलता, उसी ब्रांड में, मैं ब्रांड बदलने की ज़रूरत नहीं, मान लीजिए वही आपको एक ब्रांड हैवेल्स का है या किसी का भी है, उसमें आपको दिख रहा है कि 15 लीटर है, 20 लीटर है, 25 लीटर है, 30 में आप जाने लगेंगे तो हीटिंग एलिमेंट बढ़ा दिया जाता है। लेकिन अगर आप सेम रहते हैं कि सेम 1 किलोवाट का हीटिंग एलिमेंट है या 1.5 किलोवाट का हीटिंग एलिमेंट है, उसी हीटिंग एलिमेंट के रेंज में रहते हैं, तो सबसे बड़ा लीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जितना टैंक बड़ा करते जाएँगे, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बदल जाता है। यानी कि आपका 1 लीटर में कितना स्क्वायर मिलीमीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर जगह अवेलेबल है, वो बदल जाता है। तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि अगर आप टंकी में इंसुलेशन खराब भी हो, तो भी बहुत बड़ा टंकी लेते हो, उसको ठंडा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप लोग देखते हो ना कि बहुत बड़ा पॉट में अगर गरम-गरम पानी रख दें, बहुत देर लगेगा। इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप खुद कर सकते हैं कि मतलब अगर आपका घर में केतली है, तो पानी गरम कीजिए, उसको एक गिलास में रख दीजिए और एक बड़ा जग में रख दीजिए। सेम गरम पानी, टेम्परेचर सेम रखिए 70 डिग्री सेल्सियस का, और डाल के देखिए, देखिए गिलास में तुरंत ठंडा हो जाए, क्योंकि वॉल्यूम मतलब कितना लीटर जगह है, कितना सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है उस मान लो छोटे में। इसीलिए 10 लीटर वाला उतना अच्छा आइडिया नहीं होता खरीदना, 15 भी नहीं, 20 रही है या 20 से ऊपर ही रही है। हाँ, बहुत ऊपर मत जाइए, क्योंकि बहुत ऊपर में तब बोलता है भैया कि इतना आपका लोड ज़्यादा है, तो उस हिसाब से वो इलेक्ट्रिकल वो बढ़ा देते हैं कि मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिंग एलिमेंट का कैपेसिटी बढ़ा देते हैं कि 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट का मिलने लगेगा। लेकिन आम पब्लिक के लिए कोशिश कीजिए, सबसे बड़ा आप अफ़ोर्ड कर सकते हो वो लीजिए, छोटा मत लीजिए। जो 10 लीटर का है, हमारा कम यूज़ है, आप ज़्यादा बिजली खपाओगे। ख़ास तौर पे तब जहाँ पे आप लोग को मान लीजिए लाइन बहुत ख़राब रहता है, आपको ऑन रख के छोड़ना पड़ेगा। उस हालत में वो और बैंड बजा देगा आपका। तो इसीलिए जितना बड़ा उतना बल्ले-बल्ले। इसीलिए इंडस्ट्रियल में कई सारे छोटे-छोटे नहीं देते, बड़ा-बड़ा रखते हैं। वो जो होटल है, जो मान लीजिए जहाँ पे आपको दिख रहा है कि अरे हर बाथरूम में, यानी कि उसका ये मतलब होटल ज़बरदस्ती का बनाया हुआ है। मतलब बिल्डिंग उस हिसाब से सोच के नहीं बनाई गई थी कि एक ठो बड़ा ढंग का रहे। बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है कि हर छोटे जगह पे सरफेस एरिया में वो हीट लॉस हो रहा है। वो सरफेस एरिया कम कर दीजिए, हीट लॉस कम हो जाएगा।
तो वही समझिए और बहुत कम पावर से बहुत ज़्यादा पावर गर्म कर सकते हैं। जैसे कुछ-कुछ ये सब यूनिट जो हैं मार्केट में आपको मिल जाता है, ये सब बहुत कम पावर में बहुत बड़ा-बड़ा यूनिट को गर्म कर लेता है। लेकिन समय खाता है, तो इसको थोड़ा टाइम दिया मतलब जनरली ये सब जहाँ पे भी लगाया जाता है, कहा जाता है भैया 1 दिन तो इसे दे दो चार्ज होने के लिए और इस समय इलेक्ट्रिकल हीटर भी दिया रहता है एज़ अ बैकअप कि मान लीजिए अगर ये खराब हो गया या सर्विस के लिए आपने डिस्कनेक्ट किया, वो चलता रहेगा, बस उस दिन आपका बिल ज़्यादा आएगा। ये किया जाएगा और ये खासतौर पे हीट पंप इतने कम पावर में चलता है रिलेटिवली कि जो लोग रूफटॉप सोलर एनर्जी लगाए हुए हैं, वो लोग उसको भी चला सकते हैं। उसको आप किसी भी और सिस्टम से नहीं, उसको टैंकलेस में छुए तो सीधे आपका इन्वर्टर उड़ा देगा क्योंकि वो 4-5 किलोवाट का शॉक मारता है और कोई और सिस्टम है नहीं, रेजिस्टिव हीटर भी बहुत ज़्यादा एनर्जी खाता है। तो आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हीट पंप है, तो ही आप सोलर रूफटॉप सोलर से आप इसे चला सकते हैं। और कोहैबिटेशन मिल रहा है, जैसे मान लीजिए आपका कुछ जगह पे जहाँ पे खूब गर्मी रहता है, जैसे बताया इलेक्ट्रिकल कैबिनेट्स हो जाते हैं, फिर आपका कोई किचन हो गया या आपका बेसमेंट हो गया जहाँ पे आपका रेफ्रिजरेटर खूब सारा गर्मी बाहर निकाल रहा है, बेसमेंट धिप रहा है, ये डाल दीजिए, बेसमेंट भी ठंडा हो जाएगा और पानी भी आपका फ्री का गर्म हो जाएगा। तो ये मैथमेटिक्स होता है, ये समझना भी है ज़रूरी है। छोटा ना लें, कोशिश करें जितना बड़ा आप ले सकते हैं, जब तक मतलब हीटिंग एलिमेंट बड़ा नहीं आने लगता, कि आपको 1.5 किलोवाट का मिल रहा है, बल्ले-बल्ले, 2 का मिल रहा है, बल्ले-बल्ले। 2 का सबसे बड़ा लीजिए। अगर आप 3 खरीदे तो 3 का सबसे बड़ा लीजिए, ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। 3 पे वैसे मत जाइए क्योंकि वो 300-400 लीटर तक आने लगता है उसके बाद। तो मैथमेटिक्स यही है, इसीलिए अगर आप ढंग से कंपनी चलाना चाहते हैं, जहाँ पे आपको हॉट वाटर की सर्विस देनी, चाहे वो होटल हो, हॉस्पिटल हो, रेस्टोरेंट हो, वहाँ पे जनरली लोग बड़ा-बड़ा टैंक पे खर्च करते हैं क्योंकि उसका नेटिव लॉस बहुत कम होता है। अब बात करते हैं जो सबसे बड़ा जो शिकायत आती है, जिस कारण से हीट पंप ये क्या बोलते हैं आपका टैंकलेस सिस्टम इतना चलने लगा कि तुरंत नहीं आता है पानी, कि आपने खोला पाइप में उतना पानी निकला तब जाके आया। तो इसका भी समाधान कर लिया गया है। इसका समाधान होता है रीसर्कुलेटिंग पंप। ये आजकल इंडिया में काफ़ी सारे जो नए बिल्डिंग बन रहे हैं, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, उसमें ये सब सिस्टम पहले से ही डाल दिया जा रहा है। आप रेट्रोफिट भी कर सकते हैं अपने घर में और डालने का डाल भी सकते हैं। तो इसमें हिसाब ये रहता है कि 2 रास्ता लिया जाता है कि पहला तो आप अपना हॉट पाइप को इंसुलेट कर लीजिए। ये नए बिल्डिंग में करना पॉसिबल है तो आप वो करते हो और नहीं पॉसिबल है, कोई ऐसी बात नहीं है कि बिना उसके नहीं हो सकता, लेकिन ये एक अच्छा ऑप्शन होता है, स्टेप 1। दूसरा होता है कि उसमें आप डेडिकेटेड रिटर्न लाइन लगाते हो, यानी कि आपका जो वाटर पंप है, जहाँ से भी आपका हीट वाटर आ रहा है, वहाँ से पंप आ रहा है, वो सब जगह जा रहा है, लेकिन एक रिटर्न लाइन है और इसमें पानी हमेशा सर्कुलेशन में रहेगा। यही इसे बोलते हैं हॉट वाटर रिटर्न। ये आजकल नई बिल्डिंग्स में आपको मिलेगा कि एक हॉट वाटर है और एक रिटर्न हॉट वाटर है। रिटर्न हॉट वाटर किस लिए? कि वो पानी सर्कुलेट करता रहता है, यानी कि आप कभी भी नल खोलिएगा, आपको गर्म पानी कुछ सेकंड में मिल जाएगा, यानी ऑलमोस्ट उस स्पीड पे मिलेगा जिस स्पीड पे आपको ये टैंकलेस हॉट वाटर दे रहा है, वो देगा। और प्लस इसमें वो साइड इफेक्ट नहीं होगा कि मतलब अगर मान ली इनलेट टेम्परेचर बहुत कम था, मान ली कोल्ड वाटर, रॉ कोल्ड वाटर अगर 10 डिग्री का था, आपका 30 डिग्री ही आ रहा है, वैसा नहीं होगा। यहाँ पे वो टैंक का टेम्परेचर आएगा, 40-50 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो वही समझिए कि आप इसे पुराने घर में भी डाल सकते हैं। पुराने घर में डालने के लिए इस तरह के पंप आते हैं और इस तरह का वाल्व आता है। ये वाल्व थोड़ा तिगड़म वाला है, ये पंप तो सस्ते में मार्केट में मिल जाता है, 2000 के अंदर ही मिल जाता है। ये वाल्व बहुत तिगड़म वाला चीज़ है। ये वाल्व क्या करता है कि जहाँ रिटर्न लाइन नहीं है, वहाँ पे ये कोल्ड लाइन को ही रिटर्न लाइन के तौर पे यूज़ करता है, क्योंकि कोल्ड लाइन कहाँ से कनेक्टेड होगा? आपका वाटर टैंक से कनेक्टेड होगा, वो सबसे हाईएस्ट प्रेशर पे रहेगा। दूसरा कहाँ से कनेक्टेड होगा? ये आपका गीज़र से। गीज़र नीचे या ऊपर दीवार में लटका हुआ, लेकिन उसके ऊपर ही ना आपका वाटर टैंक रहता है। तो वो पानी वापस घूम फिर के यहाँ चला जाता है, क्या बोलते हैं आपका, गीज़र में चला जाता है। तो उसमें एक समझ लीजिए थर्मल वाल्व रहता है कि जैसे पानी बहुत ठंडा होने लगा, जैसे कि आपने सेट किया था 70 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 70 आया, ये वाल्व क्लोज है, कोई टेंशन नहीं है। आप मतलब हो गया, सुबह हो गया, अब सुबह सब लोग ब्रश करने जा रहे हैं, लेकिन रात भर ये धीरे धीरे टेम्परेचर घट गया। होगा ये कि एक टेम्परेचर का जो इसका सेट किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, मैकेनिकल है, सेट किया गया कि मान लो अगर 40 डिग्री तक उतर रहा है, प्लीज़ ये करो, चेंज कर दो। तो 40 डिग्री पे ये खुल जाएगा, ये बाईपास कर देगा, नल से बाहर पानी नहीं आएगा, बाईपास कर देगा, कोल्ड में वापस जाएगा, कोल्ड में वापस जाएगा, ये पंप वापस सर्कुलेट करना शुरू कर देगा और फिर आपका फ्रेश पानी घूमने लगेगा। इससे पानी वेस्टेज बहुत कम हो जाता है, जो कि मतलब खोल दिया और इंतजार कर रहे हैं, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं होती है। और जहाँ पे ये सब सिस्टम ढंग से बनाया जाता है, खासतौर पे ये जो रिटर्न लाइन वाला है, ये सब इतने एफिशिएंट हो सकते हैं कि नल खोले आपको सुसुम पानी से गर्म पानी आएगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ठंडा पानी आएगा। तो इसीलिए जितने नए बिल्डिंग बन रहे हैं, उसमें इसका ढंग से ध्यान दिया जाए, खासतौर पे बड़ा बिल्डिंग जहाँ पे हो रहा है। और मतलब अगर होटल का अगर आप बात करते हैं, होटल अगर वो ट्राई किया कि हर टैप के नीचे वो दिया 5-5 किलोवाट का, जैसे ही 3-4 रूम में एक साथ इस्तेमाल हुआ, होटल का ट्रांसफार्मर बोले एक काम करो सर, हम चले जाते हैं छुट्टी पे। तो उनके लिए तो यही ज़रूरी है, और प्लस वो आराम से हो सकता है, उनका सर्वर हो, स्टैक रूम हो, जहाँ पे मतलब ये क्या बोलते हैं आपका सीसीटीवी कैमरा का जो पूरा वो बनता है, बहुत गर्मी पैदा करता है। ये बोलेंगे आराम से हम गर्मी खा लेते हैं ना सर, आपका काहे लोड ले रहे हैं। फिर उनके पास हो सकता है किचन किचन में डालिए, आहा आग लगा हुआ है किचन में, किचन से लगे भाई चिल मारो, गर्मी निकल जा रहा है, पानी गर्म हो रहा है। पूरा आराम से, उनको तो मतलब सालों भर गर्म पानी चाहिए होता है कपड़ा धोने के लिए खास तौर पे, और बम बम गर्म चाहिए, तो ये आराम से काम कर लेता है।
और रीसर्कुलेशन पंप वो हेडेक खत्म कर देता है कि लोग मतलब सिंक में खोले नल ठंडा पानी आ गया, नहीं नहीं सर। अगर रिटर्न लाइन है तो सुसुम आएगा, और अगर मान लीजिए रिटर्न लाइन नहीं था, मान लीजिए पुराने होटल में आप रेट्रोफिट कर रहे हैं, तो भी बस पानी थोड़ा सा मतलब कि अच्छा पानी तुरंत तुरंत पता चलेगा, हाँ भाई पानी आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये आराम से ऐसा आजकल लोग करने लगे कि क्योंकि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट वही होता है हीट पंप वाला। कोई भी रेजिस्टिव हीटिंग हीट पंप जितना एफिशिएंट तो हो नहीं सकता। अब हीट पंप का प्रॉब्लम वो होता है कि वो एक बड़े यूनिट में ज़्यादा सेंस बनता है, और लोग कहें कि नहीं हमको एकदम इंस्टेंट चाहिए। तो एकदम इंस्टेंट गर्म पानी के लिए ये एक सॉल्यूशन है, और इससे बेटर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब गर्म पानी का सबसे कम ऊर्जा में, सबसे कम तकलीफ में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलने का यही एक तरीका होता है कि हीट पंप वाला आप वाटर हीटर लीजिए, और उसमें रेजिस्टिव हीट रहता है कि शट डाउन हो गया, डैमेज हो गया, वो रहेगा, और आपका रिटर्न लाइन आराम से सर्कुलेट करता रहेगा पानी। तो ये करके आपको हो जाता है, नल खोला गरम-गरम पानी। तो अब बात करते हैं सबसे नेग्लेक्टेड टॉपिक में, यानी कि मेंटेनेंस। अब यहाँ पे समझिए खासतौर पर रेजिस्टिव हीटिंग है, यानी जो आपका नॉर्मल गीज़र है, उसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो खराब होना है। कोई भी उसमें ऐसा चीज़ नहीं डाला गया है, मतलब आप आज का लीजिए या 50 साल पहले का लीजिए, कुछ भी ऐसा नहीं है उसमें जो खराब होता है। और कई बार लोग बोलते हैं ना कि अरे यार पहले तो बहुत चलता था गीज़र सब, आजकल क्यों नहीं चलता? बात ये समझिए कि पानी का लेवल बहुत ऊपर था। अब पानी का लेवल इतना नीचे चला गया है कि हम लोग का पानी का हार्ड वाटर कंटेंट बढ़ते जा रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहा है। तो वो सारे मेटल की ले रहा है। पहले नहीं होता था, इसीलिए गीज़र्स बहुत लंबे चलते थे, अब करोड़ हो जाते हैं, क्योंकि समझ रहे हैं कोरोजन के लिए क्या-क्या चाहिए आपको, मेटल चाहिए और पानी चाहिए। अब पानी में आप गर्मी डाल रहे हो, पानी एजिटेटेड हो जा रहा है, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे वो एक्साइटेड हो रहा है, इधर-उधर कूद रहा है, तभी उसी को हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। वो ज़्यादा अटैक करता है आपके मेटल को। तो यहाँ पे वही समझिए, अगर आप मेंटेनेंस करते हैं या तो मेंटेनेंस करिए, बहुत लंबा चलेगा। और क्या कर नहीं करने से दिक्कत होता है, हार्ड वाटर आ रहा है। आजकल कुछ-कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर आ रहा है, सबका जगह पे मैनेजमेंट करने की जगह शांति से जो वाटर इनलेट है, उसी में सॉफ्ट वाटर किट डाल देते हैं। महँगा तो ज़रूर पड़ता है, लेकिन ये होता है कि सारी चीज़ों का, ये आप लोग देखते होंगे जहाँ पे बहुत सारा बिल्डिंग है कि उसमें स्टेनलेस स्टील पे पूरा धब्बा-धब्बा पड़ा हुआ है, हार्ड वाटर था। तो वहाँ पे काफ़ी बार होता है कि पानी जो आ रहा है, उसी को वहीं सॉफ्ट कर दो, फिर घर का सारा चीज़ बहुत लंबा चलेगा। वॉशिंग मशीन लंबा चलेगा, डिशवॉशर लंबा चलेगा, हीटर लंबा चलेगा, सब चीज़ जो भी चीज़ पानी छू रहा है लंबा चलेगा। तो हार्ड वाटर से आपको बचाना है। दूसरा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा, और अगर मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो स्वाहा हो जाएगा आपका गीज़र। तो वही समझिए आजकल के टाइम में ये चूँकि बोल रहा हूँ इंडिया में हार्ड वाटर की समस्या बढ़ रहा है, तो अब छोटे-छोटे गीज़र में भी आपको एनोड मिलने लगे। ये एनोड रोड ऐसा आपको मिलता है। ये एनोड रोड बीच-बीच में चेंज करते रहिए। अगर हार्ड वाटर बहुत ज़्यादा है, तो कुछ-कुछ केसेस में ये सालाना चेंज करना पड़ सकता है। अगर हार्ड वाटर नॉर्मल है, तो 4 से 5 साल में ये आपको चेंज करने के लिए बोला जाएगा, और हर ढंग के ब्रांड में ये आता है। लोग ध्यान नहीं देते उतना, लेकिन अगर इसको आप बदलते रहेंगे, और ये अगर आप खोले ऐसा दिख रहा है, यानी कि एनोड एनोड खपत हो रहा है, एनोड बदलते रहिए, नहीं तो आपका टंकी खपत होने लगेगा। टंकी आप बदल नहीं सकते, तो इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एनोड पे जो खर्चा आता है ₹500 से ₹600 वो देते हैं। और जो बड़े-बड़े टैंक आते हैं उसमें एक दिक्कत होता था कि एनोड रॉड पूरा लंबा दे देते थे। तो होता था भाई डालेंगे कैसे उस रॉड के, क्योंकि ऊपर मतलब समझ रहे इतना ऊँचा ज़्यादा यूनिट है, छत छू जाता था। तो अब वाले में आया है कि भैया डंडी है, वो मोड़-मोड़ के आप डाल सकते हैं, ननचक जैसा इसको कहते हैं। और ये देखिए इतना ज़्यादा स्टाइल बन जाएगा, और इसका एक दूसरा साइड इफेक्ट भी होता है। वो सब हीटिंग एलिमेंट मान लीजिए तगड़ा दे दिया, बम-बम दे दिया है। प्रॉब्लम ये होगा कि वो बहुत ज़्यादा बिजली खाने लगेगा, और आपको समझ में नहीं आएगा भाई गर्म पानी नहीं आ रहा है, पानी बहुत देर लग रहा है गर्म होने में। क्यों? क्योंकि हीटिंग एलिमेंट पे एक इंसुलेटर चढ़ गया है, वो बैंड बजा देगा। बहुत लोग जो सीरियसली रहते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, या है कि मतलब पुराना टाइप का गीज़र था जो ढंग से मेंटेन करते थे, लोग मेंटेनेंस छोड़ दिए, इसीलिए ये सब प्रोडक्ट ही ऐसा आने लगा। मेंटेनेंस कोई करता नहीं था, कंपनी को शिकायत करते, कंपनी बोला हम फालतू का मेंटेनेंस बोर्ड देके क्या होगा? तो वो सब हटाने लगे। तो लोग हीटिंग एलिमेंट निकाले, विनेगर में डाले, उसको साफ कर दिया आराम से। वो अगर रेगुलर करने लगे, आपका हीटिंग एलिमेंट दशकों चल सकता है, दशकों, कोई टेंशन नहीं है, लोड नहीं लेना, वो चलता रहेगा। फिर अगर इसको इसमें भी जितने भी जो खड़े रहने के लिए जो होटल्स में यूज़ होता है, नीचे एक फ्लश वाल्व दिया जाता है कि आप इसे साल-साल भर में इससे सेडिमेंट निकालते जाएँ, फ्लश करते जाएँ। कोई करता ही नहीं है, और तब बोलते हैं कि भैया हमारा गीज़र तो बड़ा जल्दी खराब होता है। मेंटेनेंस कीजिए, हार्ड वाटर से बचाइए, आपका गीज़र सालों-साल आपको सुख देगा। नहीं करते हैं, आप रोते रहेंगे, किसी भी ब्रांड का ले लीजिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सेडिमेंट क्लीनेंस बड़े-बड़े टैंक्स में ज़रूरी होता है, और जितने भी ढंग के ब्रांड से बनाए जाते हैं उसमें आपको टेक्नीशियन आके चिल्लाएगा कि भैया साफ़ करो इसको, नहीं करोगे हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सेडिमेंट समझ रहे किलोग्राम में जमा हो जाता है, किलोग्राम वो जमा हो जाता है आपका। और आजकल का टैंक में स्टेनलेस स्टील के ऊपर हम लोग बहुत सारा बढ़िया-बढ़िया कोटिंग कर रहे हैं। कुछ-कुछ केसेस में जैसे कि नए टेक्नोलॉजी डाल रहे हैं, बहुत महँगा पड़ रहा है, तो एक टाइटेनियम का टैंक है, जो कि बहुत लंबा चलेगा। उसके ऊपर एनामेल ग्लास एनामेल दिया गया है, तो यानी कि ऑलमोस्ट 25 साल तक उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। और उसको अगर आप साफ़ करते हो, क्योंकि सेडिमेंट
फालतू का चिपकेगा नहीं, लेकिन जमा ज़रूर होगा। तो सेडिमेंट अगर साफ़ करते हैं तो बहुत साल तक चलेगा, और एलिमेंट बीच-बीच में निकाल-निकाल के साफ़ कर दीजिए, बहुत, बहुत लंबा चलेगा। हाँ, लेकिन हीट पंप वाला आप लेते हैं तो वो एसी वाला सिस्टम ऐड कर रहा है, तो उसका अलग से मेंटेनेंस आएगा, और वो कंपनी आपको खुद बता देगी। जैसे नॉर्मल एसी मेंटेन करते हैं, वैसे उसे भी मेंटेन करना होगा। मेंटेन कीजिए, ये सब सालों-साल चलेगा। हार्ड वाटर है तो उसको ध्यान दीजिए, एनोड रोड अपने गीज़र का बदलते रहें। नहीं बदलेंगे तो शिकायत सिर्फ़ आपकी है। आप मार कंपनी पे रोइए, मार कंप्लेन कीजिए, इसमें अमेज़न पे कि अरे ये सब सैड प्रोडक्ट है, चीप प्रोडक्ट है, फेक प्रोडक्ट है, गलती आपकी थी। एनोड रोड आपको बदलते रहना होता है। और इंडियन गीज़र्स की बात कर रहा हूँ, उसमें भी आता है एनोड रोड। लंबे-लंबे वाले में भी ये समस्या सॉल्व कर दिया गया है। तो अब अगर आपका गीज़र बार-बार ऐसा दिख रहा है खोलने के बाद अंदर से, तो यानी गलती आपने की थी। तो वही समझ रहे हैं कि थोड़ा-सा भी अगर आप टाइम देते हैं मेंटेनेंस में, लंबा चलेगा। और जितना बड़ा आप खरीद सकते हो खरीदिए, छोटा-छोटा मत खरीदिएगा। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन स्टोरेज वाटर टैंक के बारे में, हीटर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।